नेटवर्क स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेटवर्क का मतलब होता है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। अगर आप एक प्रोजेक्ट को पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देते हो तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। इस नेटवर्क के डायग्राम में आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट और जो टाइम इन्वॉल्व होता है वो प्रेजेंट करते हो। मतलब एक प्रोजेक्ट कितना समय लेगा और कितनी कॉस्ट में आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लोगे, इसे जब हम पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। चलिए पहले डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज दिस नेटवर्क। नेटवर्क की डेफिनेशन लिखिएगा। नेटवर्क इज अ ग्राफिकल एरो डायग्राम। नेटवर्क is a graphical arrow diagram explaining detail of a project, explaining detail of a project like time consumed and cost involved. नेटवर्क क्या होता है? ये ग्राफिकल एरो डायग्राम है। एरो डायग्राम क्या चीज होता है वो अभी आपको बताएंगे। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, मतलब पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। इसमें आपको क्या क्या पता चलेगा? एक प्रोजेक्ट का टाइम कंज्यूम पता चलेगा और उसमें एसोसिएटेड कॉस्ट पता चलेगी। इसमें एक वर्ड हम लोग ने यूज किया, प्रोजेक्ट का टाइम कंज्यूम्ड और कॉस्ट इन्वॉल्व। तो प्रोजेक्ट क्या चीज होती है? प्रोजेक्ट का मतलब होता है सम ऑफ अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज दैट इज टू बी अंडरटेकन। ठीक है, ढेर सारी एक्टिविटीज जब आप एक साथ करते हो तो उसे बोला जाता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का मतलब है कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ वेल डिफाइंड एक्टिविटीज। नंबर ऑफ एक्टिविटीज, तो एक्टिविटी किसे कहते हैं? कोई भी काम जिसमें समय लगता है, कोई भी काम जिसको करने में समय लगता है उसे एक्टिविटी कहा जाता है। तो प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट जिसमें ढेरों सारी एक्टिविटी की जाती है। एक्टिविटी क्या चीज होती है? एक्टिविटी हर वो काम होता है जिसे करने में समय लगता है। तो दिस वाज डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता है एक प्रोजेक्ट का, जिसमें प्रोजेक्ट का टाइम कंज्यूम्ड और कॉस्ट इन्वॉल्व पता चलती है। प्रोजेक्ट क्या चीज होती है? प्रोजेक्ट का मतलब होता है वर्क अंडरटेकन। ठीक है, उस वर्क अंडरटेकन को जब भी आप कर रहे हो तो उसमें बड़ी सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, वो सभी चीजें जो आप कर रहे हो जिसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है उसे हम एक्टिविटी कहते हैं, विच कंज्यूम्स टाइम। It is represented by a arrow and connecting points. It is represented by a arrow and connecting points. Connecting points को और क्या बोलते हैं? लिख लीजिए। Connecting points को बोलते हैं nodes, NODES। एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक एरो से एंड कनेक्टिंग पॉइंट से। आपको दिखाते हैं कनेक्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। अगर एक्टिविटी का नाम ए है तो ये एक एक्टिविटी है, ये पॉइंट ये नोड्स है, कनेक्टिंग पॉइंट। और बीच में जो हमने एक एरो बनाया है इसे हम कुल मिला के एक एक्टिविटी कहेंगे। तो जब पिक्टोरियली आप किसी एक एक्टिविटी को बनाओगे तो किस तरीके से बनाएंगे? दो नोड्स होंगे, बीच में एक एरो होगा। ठीक है, और ये ऐसी ढेर सारी जब एक्टिविटी होगी तो वो कुल मिला के क्या होगा? एक प्रोजेक्ट होगा।
एक्टिविटीज कैसे ड्रॉ की जाती है? ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए आपको बड़ी सारी एक्टिविटीज ड्रॉ करनी होगी, क्योंकि एक नेटवर्क क्या है, एक प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और प्रोजेक्ट में ढेरों सारी एक्टिविटीज होती हैं। एक सिंगल एक्टिविटी कैसे ड्रॉ की जाती है? एक एक्टिविटी ड्रॉ करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान देना है? दो कनेक्टिंग पॉइंट्स होने चाहिए जिसे हम नोड्स कहते हैं, ठीक है, और बीच में एक एरो होना चाहिए। वो एरो कैसा हो सकता है? सीधा एरो हो सकता है, ऊपर की तरफ एरो ड्रॉ हो सकता है और नीचे की तरफ एरो ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। कभी भी एरो जो है आपका वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब इधर एरो का मार्क नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, वो डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए स्ट्रेट, ठीक है। डाउनवर्ड अगर है तो थोड़ा सा स्लाइडिंग होना चाहिए, बैकवर्ड पूरे डायरेक्शन में ना जाना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब इस तरीके से नेटवर्क ड्रॉ नहीं हो सकता। तो नेटवर्क सीधा जाएगा, आगे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, बैकवर्ड नहीं जाएगा, कर्व नहीं होगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग नोड होता है उसे बोला जाता है स्टार्टिंग इवेंट, और जो एंड नोड होता है उसे बोला जाता है एंड इवेंट, ठीक है। स्टार्टिंग इवेंट को टेल इवेंट भी बोला जाता है और एंड इवेंट को हेड इवेंट भी बोला जाता है। सभी टर्म बहुत क्लियर होने चाहिए और आपकी कॉपी में होने चाहिए, ठीक है। जिस नोड से आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी उसे बोला जाता है स्टार्टिंग इवेंट या फिर टेल इवेंट, और जहां पे आपकी एक्टिविटी खत्म होती है जिस नोड पे, उसे बोला जाता है एंड इवेंट या फिर हेड इवेंट। ये जो हमने एक्टिविटी ड्रॉ की है इसमें एंड इवेंट कौन सा है? ये वाला है या ये वाला है? ये वाला है, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कि एक्टिविटीज कैसे ड्रॉ नहीं हो सकती है। एक्टिविटीज इस तरीके से ड्रॉ नहीं हो सकती है। आपको हर जगह मार्क करना होगा कि क्या गड़बड़ी है एक्टिविटीज में, आपको बताना होगा एक्टिविटीज में क्या कमी है। पहले आप सबको इवैल्यूएट कर लीजिए और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि एक्टिविटीज जो हमने ड्रॉ की है इसमें क्या गड़बड़ी है। सबसे पहले वाले में क्या कमी है? एरो नहीं है, ठीक है। यहां पे अगर ये एरो होता तो ये अपने आप क्या होता? सही हो जाता। दूसरे वाले में क्या कमी है? कनेक्टिंग पॉइंट्स नहीं है, नोड नहीं है, ठीक है। यहां पे अगर एक नोड होता तो ये सही हो जाता। इसमें क्या कमी है? इसमें स्टार्टिंग नोड नहीं है, दैट इज टेल इवेंट नहीं है। यहां अगर एक नोड होता तो ये सही हो जाता। इसमें क्या कमी है? बैकवर्ड डायरेक्शन जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। लास्ट वाले में क्या कमी है? कर्व डायरेक्शन में जा रहा है, कर्व नहीं होना चाहिए। तो हमने जो करेक्शन किया उस करेक्शन के बाद वो रेक्टिफाई हो गई एक्टिविटीज, ठीक है। क्लियर है सबको यहां तक? Activities may be presented in downward, upward और straight forward direction. आप डाउनवर्ड बना सकते हो, अपवर्ड बना सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन बना सकते हो, बट इट कैन नेवर बी प्रेजेंटेड इन रिवर्स और कर्व डायरेक्शन। उल्टा नहीं जाना चाहिए, कर्व डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। एक्टिविटीज में बी रिप्रेजेंटेड विथ ईदर अल्फाबेट और नंबर। एक्टिविटी का नाम या तो आप अल्फाबेट से दे दीजिए या फिर नंबर से दे दीजिए। अगर मान लीजिए हम एक्टिविटी को इस तरीके से नाम देते हैं अल्फाबेट ए, तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है एरो के ऊपर, ठीक है। अगर आप एक्टिविटीज को नंबर से रिप्रेजेंट करते हो तो आपको कैसे करना पड़ेगा? आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी नोड में, ठीक है।
नेम ऑफ द एक्टिविटीज कुड ईदर बी अल्फाबेट और नंबर्स। जब आप अल्फाबेट में नाम देते हो एक्टिविटी का तो अल्फाबेट को एरो के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम नंबर से नाम देते हैं एक्टिविटी का तो वो नोड में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर एक्टिविटी का नाम आपको ए देना है तो बस हम क्या करेंगे, दो नोड बनाएंगे, एक एरो बनाएंगे और उस एक्टिविटी के ऊपर लिख देंगे ए। ऐसी एक्टिविटी का नाम क्या है, ए है। अगर हमने एक्टिविटी बनाया है 1 और यहाँ पे नोड में 2 तो इस एक्टिविटी का नाम होगा 1-2। ठीक है, हम एक एक्टिविटी ड्रॉ करते हैं, आपको उसका नाम बताना है। इस एक्टिविटी का नाम क्या है, इस एक्टिविटी का नाम हो जाएगा 4-5। ठीक है ये बात। अगर हमें एक एक्टिविटी बनानी है जिसका नाम रखना है सी तो कैसे बनाएंगे हम, और इस एरो के ऊपर लिख देंगे सी। अब ये एक्टिविटी कहलाएगी सी एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ एक्टिविटी पहले सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, कॉन्करेंट और पैरेलल एक्टिविटी। नाम आपको याद रखना होगा सब। कॉन्करेंट और पैरेलल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, अगर दो एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट होती हैं तो उन्हें बोला जाता है कॉन्करेंट एक्टिविटी या फिर पैरेलल एक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक ही साथ दो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। अगर एक साथ दो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं तो ए और बी को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पैरेलल एक्टिविटी। दूसरे तरीके के नाम क्या है, और प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटी। प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग किसे कहते हैं, देखिए ये पहले ए एक्टिविटी कंप्लीट की गई और उसके बाद क्या एक्टिविटी हुई, बी। तो ऐसे में हम कहेंगे बी इज द सक्सीडिंग एक्टिविटी ऑफ ए। बी क्या है, ए के लिए सक्सीडिंग एक्टिविटी है, ए क्या है, बी के लिए प्रीसीडिंग एक्टिविटी है। जो पहले वाली एक्टिविटी दैट इज प्रीसीडिंग एक्टिविटी और जो बाद में हो रही है दैट इज सक्सीडिंग एक्टिविटी। स्टार्ट एंड फिनिश ऑब्जेक्ट टर्मिनल एक्टिविटी। फिनिश और टर्मिनल एक ही वर्ड है, फिनिश कह लीजिए या फिर टर्मिनल कह लीजिए। यहां पे स्टार्ट एक्टिविटी क्या है, इस डायग्राम में देखिए सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, ए और बी दोनों एक साथ स्टार्ट हुई है। ठीक है, ए और बी को हम लोग स्टार्ट एक्टिविटी कहेंगे, जबकि यहाँ पे लास्ट में फिनिश कौन सी एक्टिविटी पे हो रहा है, ई एक्टिविटी पे। ई एक्टिविटी को फिनिश एक्टिविटी कहा जाएगा या फिर टर्मिनल एक्टिविटी। ठीक है, जब बताइए यहाँ पे ए और बी को कुछ और भी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, पैरेलल एक्टिविटी। दे आर पैरेलल एक्टिविटी या फिर कह लीजिए कॉन्करेंट एक्टिविटी, दोनों एक साथ स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इन दिस डायग्राम ए एंड बी इज स्टार्टिंग एक्टिविटी, ए एंड बी इज कॉन्करेंट या फिर कह लीजिए पैरेलल एक्टिविटी, ई इज आवर फिनिश एक्टिविटी या फिर टर्मिनल एक्टिविटी। ठीक है, लिख लीजिए ये सारी एक्टिविटीज के नाम। अच्छा, हम कर रहे हैं वापस, बस इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दे रहे हैं आपके लिए।
आई होप ये सबका हो गया। चलिए अब तक की बात एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने नेटवर्क को डिफाइन किया। नेटवर्क क्या चीज होती है? ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है एक प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट क्या चीज होती है? प्रोजेक्ट का मतलब होता है जिसमें ढेरों सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। एक्टिविटीज क्या चीज होती है? एक्टिविटीज क्या चीज होती है? हर वो काम जिसमें समय लगता है उसे एक्टिविटी कही जाती है। हम ये जो रिप्रेजेंटेशन देंगे वो किससे देंगे? एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम क्या होता है? एरो डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसमें एक एरो होता है और दो कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं। कनेक्टिंग पॉइंट का मतलब नोड्स, नोड स्टार्टिंग नोड एज वेल एज एंड नोड। एक एरो के साथ स्टार्टिंग नोड और एंड नोड मिल जाता है तो एक एक्टिविटी तैयार हो जाती है। ठीक है, एक्टिविटी को कैसे बनाना चाहिए कैसे नहीं बनाना चाहिए वो देखा हम लोग ने। एक्टिविटी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है, अपवर्ड हो सकती है, डाउनवर्ड हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना होगा स्टार्टिंग एंडिंग नोड होना चाहिए और एरो बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, फिर एक्टिविटीज और किस किस तरीके की हो सकती हैं? दो एक्टिविटीज जब एक साथ स्टार्ट होती हैं तो उन्हें पैरेलल या फिर कॉन्करेंट एक्टिविटी कहते हैं। अगर एक के बाद एक एक्टिविटी है तो जो पहली वाली एक्टिविटी है, जो पहली वाली एक्टिविटी है उसे क्या कहेंगे? हाँ, अगर एक के बाद एक एक्टिविटी है तो एक दूसरे से ये अपना मीनिंग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी ए के लिए क्या कहलाएगी? सक्सीडिंग एक्टिविटी, जबकि ए बी के लिए क्या कहलाएगी? प्रीसीडिंग एक्टिविटी। जब दो एक्टिविटी एक साथ दिखाई दे रही है तो दोनों एक दूसरे से अपना मतलब निकालेंगे। जब बताइए इसी को आगे हम कंटिन्यू करें। सी, बी के लिए सी क्या है? बी के लिए सी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है? सक्सीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, सी के लिए बी कौन सी एक्टिविटी है? प्रीसीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो जब भी दो एक्टिविटी आपको एक साथ दिखाई देगी तो एक दूसरे से आप प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। स्टार्ट एक्टिविटी, जो एक्टिविटी सबसे पहले स्टार्ट होती है दैट इज स्टार्ट एक्टिविटी। हो सकता है एक साथ दो तीन चार काम करने के बाद आप अगली एक्टिविटी को कर सकते हो। तो जितनी भी एक्टिविटीज आपने एक बार में स्टार्ट की दैट इज स्टार्टिंग एक्टिविटी, और जिस एक्टिविटी के बाद आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसे कहा जाता है फिनिश एक्टिविटी। इसका मतलब है कि ई एक्टिविटी को करते ही मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, now let us know कि what we have to cover in this chapter। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। दिस इज द इंटायर कवरेज ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, दिस नॉट मटेरियल फॉर नोटिंग, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, नेटवर्क कंस्ट्रक्शन जो होती है वो दो तरीके की होती है। वन इज पर्ट एंड द अदर इज सीपीएम। पर्ट का मतलब होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, और सीपीएम स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। सीपीएम, सीपीएम नेटवर्क कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि आप उस प्रोजेक्ट को करने जा रहे हो, आप ऐसे एक प्रोजेक्ट के लिए डायग्राम बनाने जा रहे हो जैसा प्रोजेक्ट आप रेगुलरली करते रहते हो। मतलब आपको जो काम दिया गया है वो आपके लिए एक नया काम नहीं है, आप पहले से ये काम करते हुए आ रहे हो। अगर आप पहले से किसी भी काम को कर चुके हो तो आपको पता होता है कि किस एक्टिविटी में कितना पैसा लगेगा और दूसरी बात कितनी टाइम कंज्यूम होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट दिया जाए तो उसकी हर एक एक्टिविटीज में कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम कंज्यूम होगा, ये बात हमें पता नहीं होती है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है? सिमिलर प्रोजेक्ट रेगुलरली डन। आपको जो काम दिया गया है, आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया है वो प्रोजेक्ट आप पहले भी कर चुके हो, इसलिए आपको ये बात पता है कि किस एक्टिविटी में कितना समय लगेगा। 100% चांसेस ऑफ एक्यूरेसी। किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की? फॉर टाइम। हम बताना चाहते हैं कि आपको टाइम पता है एक्यूरेटली कि किसमें कितना लगेगा।
ठीक है। PERT प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, PERT प्रोजेक्ट आप कब बनाओगे, PERT नेटवर्क कंस्ट्रक्शन हम कब करेंगे, जब हमें ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जो अपने आप में एक नया प्रोजेक्ट है, हमने पहले कभी भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया। जब हमने कभी भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया तो हमें टाइम एक्यूरेटली नहीं पता होता किस एक्टिविटी में कितना टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में हम लोग प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं और ये डिटरमिन करते हैं कि हमें कितना समय लगेगा। हम देखते हैं मार्केट में लोगों को इसमें कितना समय लगता है, नॉर्मली लोग कितना जल्दी कर लेते हैं, अगर डिले करते हैं एक एक्टिविटी में तो कितना डिले हो जाता है, और ऑन एन एवरेज कितना समय लगता है। इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम ये बता पाते हैं कि हमें एक एक्टिविटी में कितना समय लगेगा। यानी जब आपको PERT दिया होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी को। इनफैक्ट ये बात आप भूलोगे नहीं, PERT से ही आपको याद आ जाएगा कि इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और जब हम CPM नेटवर्क कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें सब कुछ पहले से पता है, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट हम लोग रेगुलरली करते हुए आए हैं, इसलिए हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी ये बताने में कि किस एक्टिविटी में कितना समय लगेगा। क्रैशिंग, क्रैशिंग का मतलब होता है प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कम करना। ठीक है। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाया ही क्यों जाता है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाया जाता है दो कारणों से। एक तो हम टाइम को कम से कम करना चाहते हैं प्रोजेक्ट का, और दूसरा कॉस्ट भी कम से कम करना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन कॉस्ट भी कम करना और टाइम भी कम करना दोनों एक साथ हमेशा पॉसिबल नहीं होता। अगर हमें प्रोजेक्ट को कम से कम समय में कंप्लीट करना है तो निश्चित है कॉस्ट अधिक लगानी पड़ती है। ठीक है। हमें स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, एट टाइम्स हमें एक साथ अधिक वर्कर्स को एम्प्लॉय करने की जरूरत पड़ती है और हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करते हैं तो मेरे इनडायरेक्ट खर्चे भी तो बचते हैं। जो काम 10 दिन में हो रहा था वो काम अगर 6 दिन में होने लग जाएगा तो 4 दिन के इनडायरेक्ट खर्चे तो बचेंगे हमारे। हाँ, डायरेक्ट लेबर तो 10 दिन में जितने लगते थे उतने ही 6 दिन में लगा देंगे, लेकिन इनडायरेक्ट खर्चे जो मेरे हैं वो हमारे सेव भी होते हैं। तो एट टाइम्स आपके लिए फिजिबल होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना, और एट टाइम्स कॉस्ट रिड्यूस नहीं भी होता है। अगर मान लीजिए हम प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को रिड्यूस कर रहे हैं और कॉस्ट रिड्यूस नहीं भी हो रहा है तो कंपनी एट टाइम्स कहती है ये मेरे लिए फिजिबल है, ऑप्टिमम है। वो इसलिए क्योंकि जो 3 दिन 4 दिन हमने बचाया उसमें अगर 400 रुपए से कॉस्ट बढ़ गई तो हमें फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए क्योंकि उस 4 दिन जो हमने बचा रखे हैं उसमें एक दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे जिसमें 400 नहीं 1200 रुपए कमा लेंगे। ठीक है। तो क्रैशिंग का मतलब इज नॉट द कॉस्ट फैक्टर, क्रैशिंग का मतलब होता है टाइम को रिड्यूस करना। क्रैशिंग का मतलब होता है टाइम को क्रैश करना, कम से कम समय में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। ठीक है। लेकिन जब हम क्रैशिंग करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान देते हैं। हम इस तरीके से क्रैश करते हैं अपनी एक्टिविटीज को जिससे हम प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कम कर पाए। एक एग्जांपल से इस बात को समझिएगा। मान लीजिए हमारी जो एक्टिविटीज है वो है हमें ये एक दीवार खड़ी करनी है, ये एक दीवार खड़ी करनी है और उसके बाद इस पे एक बेस बना देना है। ठीक है। यही मेरा वर्क है जो हमें प्रोजेक्ट में मिल रहा है। हमें मालूम है कि इस काम को, इस वॉल को खड़ी करने में 6 दिन लगते हैं, इस वॉल को खड़े करने में 7 दिन लगेगा, और उसके बाद इस पे जो बेस हम तैयार करेंगे उसमें 5 दिन लगेगा। ठीक है। ये दोनों एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट हो सकती है। इधर हम ये वाली वॉल भी खड़ी कराएंगे, ये वाली वॉल भी खड़ी कराएंगे, और उसके बाद दोनों वॉल जब रेडी हो जाएगी तो उस पे बेस तैयार कर देंगे। जब बताइए प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होगा? हाँ, कितने दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? 12 दिन में कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट हमारा। ठीक है। 6 दिन में ये होगा, 7 दिन में ये होगा, तो ये दोनों तो पैरेलली ना हो रहे हैं। तो 6 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, 6 दिन तो इसके भी बीत चुके, 1 दिन और इसमें लगेगा, 7 दिन लगेगा, 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कुल मिला के प्रोजेक्ट हमारा 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए एक वर्कर ऐसा है जो ये कह रहा है कि ये वाला काम हम 6 दिन की बजाय 5 दिन में करने को तैयार हैं। जब बताइए क्या आप क्रैश करोगे इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन को? एक वर्कर है ये कहता है, जो ठेकेदार है, ऐसे समझिए आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो और ठेके पे काम दे देते हो। ठीक है। जिसको आपने ठेके पे काम दिया हुआ है वो कहता है ये वाली वॉल हम 6 दिन की बजाय 5 दिन में खड़ी करा देंगे और आपसे 500 रुपए अधिक लेंगे। क्या आप दे के 5 दिन में खड़ी कराओगे ये वॉल? नहीं। अगर हम ये दीवार 5 दिन में भी खड़ी करा देंगे स्टिल हमारे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कितनी होगी? 12 दिन ही होगी। तो ध्यान दीजिएगा, हर एक्टिविटी को क्रैश करने से आपके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कम नहीं होती। ठीक है। अभी हम लोग पर्टिकुलरली किसी भी चीज में एंटर नहीं कर रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से सब चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टर्म का मतलब क्या होता है। तो
तो क्रैशिंग क्या होता है? प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कम करना। क्या प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कम करने का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी की ड्यूरेशन कम कर दो? नहीं, कुछ एक्टिविटीज की ड्यूरेशन को कम करने से प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कम हो सकती है, और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसके ड्यूरेशन को आप कम भी कर दोगे तो भी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कम नहीं होगी। तो क्रैशिंग का मतलब क्या है? क्रैशिंग का मतलब है उन एक्टिविटीज के ड्यूरेशन को कम करना जिससे मेरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग PERT कैलकुलेशन की। PERT कैलकुलेशन क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी को यूज करना। देखिए हमने आपको बताया सीपीएम में क्या होता है, हमें पता होता है कि किस एक्टिविटी को करने में कितना ड्यूरेशन लगेगा, लेकिन अगर मेरे लिए काम नया होता है तो हमें पता नहीं होता किस एक्टिविटी को करने में कितना समय लगेगा, तो हमें ये समय कैलकुलेट करना पड़ता है प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए, तो इसे कहा जाता है PERT कैलकुलेशन। ठीक है, नाउ लास्टली दैट विल स्टडी इन दिस चैप्टर इज फ्लोट कैलकुलेशन। फ्लोट कैलकुलेशन का मतलब होता है कौन सी एक्टिविटी में हम कितना डिले भी कर दें तो भी मेरे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बढ़ेगा नहीं। फिर से सुनिए, फ्लोट क्या चीज होती है? फ्लोट का मतलब होता है कितनी गलती माफ है। फ्लोट का मतलब है कितनी गलती माफ है। ठीक है, हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, ये एकदम आम साधारण भाषा में बात कर रहे हैं। कितनी गलती माफ है? देखिए गलती माफ कहां पे नहीं होगी, इस पूरे प्रोजेक्ट में कौन सी गलती आप माफ नहीं करोगे? जिसको हमने ये वॉल खड़ा करने को कहा है उसकी गलती माफ नहीं कर सकते हैं। अगर ये 7 दिन की जगह 8 दिन कर दिया तो पता है प्रोजेक्ट कितना हो जाएगा? 12 की जगह 13 दिन। जो ये काम कर रहा है 5 दिन में ये बेस तैयार करेगा दोनों वॉल के ऊपर, वो अगर 5 दिन की जगह 6 दिन लगा दे उसकी गलती माफ कर दोगे? नहीं, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। किसकी गलती माफ करने योग्य है? बस इसकी गलती माफ की जा सकती है। अगर ये 6 दिन की जगह 7 दिन कर देगा तो गलती माफ हो सकती है, अगर 6 की जगह 8 दिन कर दे तो गलती माफ कर दोगे? नहीं, तब तो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। तो फ्लोट का मतलब क्या है? फ्लोट का मतलब होता है प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को बिना बढ़ाए कौन सी एक्टिविटी की कितनी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ये बात? तो कुल मिला के देखिए हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग नेटवर्क को बनाना सीखेंगे, मतलब ये जो ग्राफिकल एरो डायग्राम है वो बनाएंगे। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को कैसे कम कर सकते हैं ये सीखेंगे हम लोग। हाँ, एक बात का ध्यान देना होगा कि कोई भी एक्टिविटी के ड्यूरेशन को रिड्यूस करके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन रिड्यूस नहीं होती, तो हम लोग इंटेलिजेंटली प्लान करना सीखेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज पे कंपनी को ध्यान देना चाहिए, किसे रिड्यूस करना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाए। हाँ, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन अगर रिड्यूस हो रही है तो कंपनी की कॉस्ट कम हो रही होगी ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ड्यूरेशन कम करने से प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। जल्दी काम कराना है तो ठेकेदार ज्यादा पैसा मांग रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप जल्दी काम करा लोगे तो जो समय सेव करोगे उसमें आप दूसरे पैसे कमा सकते हो, नए प्रोजेक्ट को टेकअप कर सकते हो और अधिक पैसे कमा सकते हो। तो कभी कभी कंपनी अगर प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन रिड्यूस हो रही है, कॉस्ट बढ़ भी रही है, तो उसे क्या करती है? कंसिडर करती है। ठीक है, PERT कैलकुलेशन का मतलब यह है कि हमें प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन सही से पता नहीं है क्योंकि हमने कभी भी ऐसी एक्टिविटीज की नहीं है। तो ऐसे में एक्टिविटी में कितना समय लगेगा प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए निकालना। फ्लोट का मतलब है कितनी देर किस एक्टिविटी में हो जाए ताकि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बढ़े ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विथ नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। और पहले जो आप नेटवर्क कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वो कौन सा कर रहे होगे जब बताओ? PERT करना शुरू करेंगे या सीपीएम? सीपीएम निश्चित है। पहले हम उन प्रोजेक्ट्स को बनाने जा रहे हैं जो हम रेगुलरली करते रहते हैं, जिसमें ड्यूरेशन हमें आराम से पता है, परफेक्टली पता है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डेवलप अ नेटवर्क। इस इंफॉर्मेशन से नेटवर्क को बनाइए। एक्टिविटी ए बी सी डी, इमीडिएट प्रेडिसेसर। इमीडिएट प्रेडिसेसर का मतलब इसके पहले वाली एक्टिविटी कौन सी है। ठीक है, हम बहुत सारी बात इस क्वेश्चन में करने वाले हैं और वो सारी बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें आगे के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ध्यान दीजिएगा, जितनी बात हम इस क्वेश्चन में करेंगे वो इस क्वेश्चन के लिए नहीं कर रहे हैं स्पेसिफिकली, आपको आगे के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है उसके लिए भी कर रहे हैं। ए और डी के सामने देखिए इमीडिएट प्रेडिसेसर कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जबकि सी और डी एक्टिविटी के सामने लिखा हुआ है इमीडिएट प्रेडिसेसर कि इसके पहले की एक्टिविटीज कौन है। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए और हमें बताइए कि स्टार्टिंग एक्टिविटी कौन सी है।
ए और बी। जिस एक्टिविटी के इमीडिएट प्रेडिसेसर कॉलम में कुछ नहीं होता है वो एक्टिविटी कौन सी होती है? स्टार्टिंग एक्टिविटी। देखिए अभी ये सब कुछ इंटरप्रेट करना बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब एक बड़ा एरो डायग्राम होगा, मतलब वो प्रोजेक्ट जिसमें ढेरों सारी एक्टिविटीज होंगी, तो ये सब कुछ भी दिखाई नहीं देता, छिप जाता है। ठीक है, तो चलिए लिखिए इस बात को, स्टार्टिंग एक्टिविटी हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? हेडिंग दीजिएगा रिकॉग्नाइजिंग स्टार्टिंग एक्टिविटी, रिकॉग्नाइजिंग स्टार्टिंग एक्टिविटी। Activity which has nothing, activity which has nothing in the predecessor column। हम क्वेश्चन की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं बस आपसे। एक्टिविटी विच हैज नथिंग इन द प्रीडिसेसर कॉलम इज स्टार्ट एक्टिविटी, इज स्टार्ट एक्टिविटी। अच्छा, फिनिश एक्टिविटी कौन सी है इसमें से? सीओडी। वो एक्टिविटी जो प्रीडिसेसर कॉलम में होती ही नहीं है, जो एक्टिविटी प्रीडिसेसर कॉलम में नहीं दिख रही है, वो एक्टिविटी कौन सी होती है? फिनिश एक्टिविटी। ठीक है, अगर सीओडी भी प्रीडिसेसर कॉलम में होता तो इसका मतलब ये है कि सीओडी के बाद भी कोई एक्टिविटी है। अगर कोई एक्टिविटी प्रीडिसेसर कॉलम में ना दिखे तो वो कौन सी एक्टिविटी है? फिनिश एक्टिविटी। ठीक है, लिखिए रिकॉग्नाइजिंग फिनिश एक्टिविटी, रिकॉग्नाइजिंग फिनिश एक्टिविटी। Activity which does not appear in predecessor column, activity which does not appear in predecessor column is finish activity। चलिए अब बनाते हैं हम लोग इसको। देखिए कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। स्टार्टिंग में दो एक्टिविटीज हैं, ए एंड बी। ये हो जाएगी एक्टिविटी ए, ये हो गया बी। ठीक है, this is A and this is B। ए के बाद एक्टिविटी सी है और बी के बाद एक्टिविटी डी है। देखिए ए के बाद एक्टिविटी सी लाया हमने और बी के बाद एक्टिविटी डी, बन गया नेटवर्क। तो देखिए हमें ध्यान देना होगा कि जो एक्टिविटी स्टार्ट एक्टिविटीज है वो एक नोड से स्टार्ट होनी चाहिए और जो एक्टिविटी आपकी फिनिश एक्टिविटी है वो एक नोड पे आके खत्म होना चाहिए। तो क्या चीज का ध्यान देना है हमें डायग्राम में? स्टार्ट एक्टिविटी एक नोड से शुरू होनी चाहिए, फिनिश एक्टिविटी आपकी एक नोड पे आके खत्म हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। टू ए, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डेवलप अ नेटवर्क। नेटवर्क बनाना है आपको। एक्टिविटी और उसके बाद इमीडिएट प्रेडिसेसर दिया हुआ है। एक्टिविटी ए का कोई भी इमीडिएट प्रेडिसेसर नहीं है, बी का भी नहीं है। इसका मतलब ए और बी क्या है? स्टार्टिंग एक्टिविटी। देखिए फिर ए का इमीडिएट, सी के लिए इमीडिएट प्रेडिसेसर ए है और डी के लिए भी इमीडिएट प्रेडिसेसर क्या है? ए है। इसका मतलब है ए के बाद दो एक्टिविटी स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग में ए और बी दोनों शुरू हो जाएगा, फिर ए के बाद दो एक्टिविटी शुरू होगी। कौन कौन सी? सी और डी।
उसके बाद सी और बी के बाद ई स्टार्ट होगा, ठीक है। सी और बी के बाद ई स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये है कि आपको बी और सी को किसी एक पॉइंट पे लाना होगा, उसके बाद वहां से क्या स्टार्ट हो सकता है, ई स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आप किसी भी नेटवर्क को जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो एक बार में वो सही बनना चाहिए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाना शुरू करते हैं तो कुछ गड़बड़ी हो जाती है, वो दिखाई देती है, फिर हम उसे क्या करते हैं, फर्दर इंप्रूव करते हैं। तो नेटवर्क अगर आपका 2 से 3 बार में भी बनता है तो वो बिल्कुल सही स्टेप है, ठीक है। चलिए, ए और बी दोनों स्टार्टिंग एक्टिविटी, हमने ए और बी ये दोनों ड्रॉ कर दिया। दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। अब ए के बाद क्या क्या स्टार्ट हो रहा है, ए के बाद 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, सी और डी, ठीक है। अच्छा, सी और डी 2 एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, सी और डी। हमें कैसे ड्रॉ करना चाहिए ये इंटेलिजेंटली सोचना पड़ेगा। देखिए, सी और बी के बाद ई स्टार्ट होगी, यानी सी और बी एक्टिविटी एक ही पॉइंट पे पहले आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सी और बी एक ही पॉइंट पे आना चाहिए, तो यहां से हम एक पॉइंट ला देते हैं, ठीक है। ये कौन सी एक्टिविटी हो गई, सी, ठीक है। बात ए के बाद एक और एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, कौन सी स्टार्ट हो रही है, डी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। और बी और सी के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, ई। कौन सी एक्टिविटी इसमें लास्ट एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी लास्ट एक्टिविटी होगी जो इमीडिएट प्रीडिसेसर कॉलम में दिखाई नहीं देगी। कौन कौन सी नहीं दिख रही है, डी और ई नहीं दिख रही है, यानी डी और ई भी अब आपको क्या करना है, किसी एक पॉइंट पे लाके खत्म करना है, ठीक है। ए के बाद कौन सा है, डी, ये लाएंगे डी। और बी और सी के बाद कौन सा है, ई। तो बी और सी के बाद ये ई बना दिया, ए के बाद डी बना दिया। किसी को कोई परेशानी हो रही है इसमें, अच्छा, सबको एक बार ध्यान दो, एक बार ध्यान दीजिएगा कि जब आपने ये सी एक्टिविटी ड्रॉ की तो कहीं सी आपका पीछे तो नहीं ना हो जा रहा है, ये ध्यान देना होगा, क्योंकि हमेशा एक्टिविटी कैसे बननी चाहिए, आगे की तरफ बढ़नी चाहिए, ठीक है। डाउनवर्ड भी आ सकती है लेकिन बैकवर्ड नहीं जा सकती। अगर आपकी सी एक्टिविटी थोड़ी सी भी इधर की तरफ आ जाएगी तो फिर क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग 3-4 क्वेश्चन देख लेंगे। नहीं नहीं, इसमें बहुत सारी चीज सीखनी है, बस जितना अभी करते जा रहे हैं उसको देखिए। नहीं नहीं, ये कितने बहुत सारे तरीके से बन सकता है, आपका एरो ऐसे ही जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए आइए इसी को और भी तरीके से बनाते हैं। ये ए एक्टिविटी है, ये बी एक्टिविटी है, ये कौन सी एक्टिविटी हो गई, सी, डी और ये ई, ये वाली एक्टिविटी डी और ये वाली एक्टिविटी ई। ये लीजिए, ये बन गया, ठीक है। आप भी बनाइए अल्टरनेटिव, ठीक है। बस आपको ध्यान तो बस इतना देना है कि स्टार्ट एक्टिविटी जो है आपकी वो एक नोड से स्टार्ट हो, एंड एक्टिविटी एक पे आके खत्म हो जाए, और जो एक्टिविटी आप ड्रॉ कर रहे हो वो आगे जाए पीछे ना जाए, ठीक है। अप और डाउनवर्ड जा सकती है। अच्छा, व्हेन यू आर मेकिंग एन एक्टिविटी, कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि मेरा एक बार में सही क्यों नहीं बना। एक बार में एक्टिविटी सही बननी भी नहीं चाहिए, एक्टिविटी बनाने में कम से कम 2 बार 3 बार कटना चाहिए और फिर उसके बाद सही बनना चाहिए, ठीक है। चलिए लुक एट क्वेश्चन 2B। क्वेश्चन 2B देख रहे हैं, एक्टिविटी ए बी सी
इन तीनों का कोई भी इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं है एबीसी का, यानी ये एबीसी क्या है, तीनों स्टार्टिंग एक्टिविटी। फिर ए के बाद डी स्टार्ट होगा, बी के बाद ई और सी के बाद एफ। अच्छा, तीनों के बाद एक एक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। डी और ई के बाद जी स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको डी और ई को किसी एक पॉइंट पे लाना पड़ेगा एक बार, क्योंकि वहां से आपको क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, जी। ठीक है, एफ और जी के बाद एच स्टार्ट हो रहा है, यानी एफ और जी को भी किसी एक पॉइंट पे लाके गिराना पड़ेगा, तब उसके बाद वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, एच। स्टार्टिंग एक्टिविटी ए बी सी है, एंड एक्टिविटी बता दीजिए हमें, एच इज द लास्ट एक्टिविटी। ठीक है, एच बस ऐसी एक्टिविटी है जो इमीडिएट प्रीडिसेसर कॉलम में नहीं दिख रही है। चलिए अपने से बनाइए इसे। जब हम नेटवर्क को ड्रॉ कर लेते हैं तब इसके बाद इससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग शुरू होती है कि प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को कैसे घटाया जाए, कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए। अभी हम लोग सिर्फ एक एस्पेक्ट को सीख रहे हैं, बस नेटवर्क को बनाना। कुछ ना कुछ बनाइए। मिल मिल के मत बनाइए, अपना अपना बनाइए। हो गया? चलिए, आई एम श्योर कि अगर हम ये वाला कर देंगे तो इसके बाद आपसे गलती नहीं होगी, इसके बाद आप खुद से नेटवर्क बनाना शुरू कर दोगे। दिस इज 2B। देखिए, पहले 3 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, हम 3 एक्टिविटी स्टार्ट कराएं, A B C। ठीक है, आपको ये सब भी ध्यान देना है, एरो आपसे छूटना नहीं चाहिए। A B C 3 एक्टिविटी हो गई, A B C। ए के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, डी, और बी के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, ई। लेकिन डी और ई को एक पॉइंट पे लाना पड़ेगा, क्योंकि डी और ई के बाद क्या स्टार्ट होगा, जी। तो ए के बाद डी और बी के बाद ई, और दोनों को एक ही पॉइंट पे लाना है। देखिए ये ले आए, ये है डी और ये है ई। ठीक है, ये बात। सी के बाद क्या है, सी के बाद एफ है, और डी और ई के बाद क्या है, जी है, और एफ और जी को दोनों को एक पॉइंट पे लाना है हमें। बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद जी है, और सी के बाद हमारा क्या है, एफ है, और दोनों को एक ही पॉइंट पे लाना है। ये ले आए। ठीक है, एफ और जी के बाद अब क्या है, लास्ट एक्टिविटी एच, इसके बाद एच है। जब देखते उन्हें कितनों ने एकदम सही बनाया। देखिए, 3 एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट हो रही है, ए बी सी। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा है, ए के बाद डी स्टार्ट होगा, और बी के बाद बता रहा है ई।
लेकिन देखिए डी और ई दोनों एक साथ भी दिया हुआ है इमीडिएट प्रीडिसेसर कॉलम में, ठीक है, यानी डी और ई को आपको एक साथ लाना पड़ेगा एक एक्टिविटी दूसरी स्टार्ट करने के लिए। तो हम दोनों को एक ही पॉइंट पे गिरा दिया। उसके बाद डी और ई के बाद क्या रहा था, जी स्टार्ट होगी, जी स्टार्ट करा दिया हमने। सी के बाद एफ स्टार्ट होगा और जी और एफ दोनों के बाद एच स्टार्ट होगा, तो दोनों को एक पॉइंट पे लिया है। दिस इज ओनली द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। बस देखने में थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा और क्या। अब इसको हम थोड़ा सा और ऊंचा बना देंगे बस। हाँ लाओ अभी देखो करा रहे नहीं, किसी से कनेक्ट नहीं हो सकता। एच इज द लास्ट एक्टिविटी, ठीक है, एच लास्ट एक्टिविटी है, तो कहीं और ले जाके कैसे कनेक्ट कर सकते हो, अलग से वो दिखना चाहिए, ठीक है। और सुंदर बना देते हैं, इसका कहना है सर थोड़ा सा डिफरेंट बना दीजिए। अब ठीक लग रहा है एच, ये हो सकता है, ठीक है। आप ऊपर वाला बना दो एच और ले जाओ ऊपर,